Hello students, before we begin with today's video, you can go to the Google Play Store or click on the link in the description below and download the PrepWell app, where you'll find premium content on various law, fashion designing, management and university entrance exams. So download the PrepWell app today. We'll begin with the passage that came in CLAT 2017. ये जो पैसेज है ये बताता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से बनी थी, कब बनी थी, किसने उसको फेवर किया और किसने उसको अपोज किया। तो ये बनाई गई थी 1990s में, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये 1970s में भी बन सकती थी। और इसका रीज़न ये है कि ये चीज़ हो रही थी उस टाइम पे जब टोक्यो में एक राउंड ऑफ नेगोशिएशन चल रहा था बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में। तब एक चीज़ पास हुई थी जिसे हम कहते हैं जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड किया जाएगा कंट्रीज़ के बीच में उसके लिए कुछ टैरिफ्स और कुछ ट्रेड के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसीलिए सब लोग चाहते थे कि भाई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बने जो इन लॉज के ऊपर ध्यान रखे, ये ध्यान रखे कि कंट्रीज़ इस लॉ को फॉलो कर रही हैं, किसी को अगर कोई डिस्प्यूट हो जाती है कंट्रीज़ के बीच में तो उसको सॉल्व करे। ऐसे लॉज बनाए जो कि सारी कंट्रीज़ के लिए सिमिलर हो, किसी को छोटा या बड़ा ना मानते हो, किसी को सुपीरियर फील ना करवाते हो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी एज़ कम्पेयर टू ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जो कि अभी अभी डेवलप हो रही थी। तो उसके अंदर से जो यूएसए है उससे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बने। और एक यूरोप थी, इन दो कंट्रीज़ को नहीं चाहिए था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए को इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि वो एक पावरफुल कंट्री थी, वो चाहती थी कि दुनिया का जो ट्रेड है उसके अंदर उसकी बात चले, यानी कि वो जो कह दे लोग वो मान ले। लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती वो सबके लिए इक्वल होती, उसके लिए सब जितनी भी कंट्रीज़ है वो सब सिमिलर होती। तो इसलिए यूएसए का जो रोल है वो कम हो जाता वर्ल्ड के ट्रेड में, इसलिए यूएसए इसको नहीं बनाना चाहती थी। दूसरा था यूरोप, वो इसे बनने नहीं देना चाहता था क्योंकि इसका मेन रीज़न ये था क्योंकि इसे लग रहा था ये फालतू के लीगल ऑब्लिगेशंस कौन फॉलो करेगा, कौन फालतू के रूल्स को फॉलो करेगा, हम सीधे सीधे ट्रेड कर तो रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें लगा ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसे फॉर्मल बना रहे हैं ये ट्रेड को, इसलिए वो इसको फॉलो नहीं करना चाहता था। बट जितनी भी छोटी कंट्रीज़ थी, कनाडा था, ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है, तो वो कंट्रीज़ चाहती थी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बने क्योंकि उन्हें लगता था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरह से वीक कंट्रीज़ को एक तरह से सपोर्ट कर रही है अगेंस्ट पावरफुल कंट्रीज़, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि सारी कंट्रीज़ के लिए इक्वल था, उसके लॉज सब कंट्रीज़ को फॉलो करने पड़ते, है ना। और कोई भी दूसरी कंट्री ट्रेड के मामले में किसी और कंट्री के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकती थी, है ना। इसके अलावा जो बाकी की डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो इसलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी क्योंकि उन्हें पता था कि कई सारे यूनिलैटरल डिसीजंस होते हैं ट्रेड के अंदर। तो ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी। यूनिलैटरल यानी कि कोई एक इंसान किसी चीज़ को मानता है तो वो चीज़ फॉलो कर ली जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पावरफुल नेशन होगा, जैसे उस टाइम पे यूएसए, रशिया, ये सब पावरफुल थे, तो उस टाइम पे अगर ये नेशंस मान लेते थे कि ये चीज़ होनी चाहिए तो जितने भी कंट्रीज़ होती थी उनको ट्रेड के अंदर वो चीज़ माननी पड़ती थी। लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया है तो ये ऑर्गेनाइजेशन सारी कंट्रीज़ की कुछ कुछ बातों को मानेगा, जो उसको सही लगेगी उसको वो लॉ बना देगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ जो कंट्रीज़ पावरफुल हैं उनके अग्रीमेंट का ध्यान नहीं रखा जाएगा, सारी कंट्रीज़ के अग्रीमेंट पे ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए भी लोग चाहते थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आना। एक और रीज़न था इसके आने का, कई सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सपोर्ट से गेन्स चाहती थी, ठीक है, वो चाहती थी कि जो वो चीज़ें एक्सपोर्ट करे उनसे उन्हें फ़ायदा हो एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट से जो लॉसेस हो रहे थे, ठीक है। अब उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि भाई हमारे जो हैं, हम जो चीज़ें ला रहे हैं कंट्री के अंदर उससे हमारा पैसा जा रहा है, उससे हमारा जो मार्केट है उसमें कंपटीशन बढ़ रहा है, इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
उन्हें सिर्फ ये चाहिए था कि जब वो एक्सपोर्ट करे किसी सामान को तो उसके लिए उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिल पाए। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं थी जो इस तरह के लॉज बना पाती कि भाई अगर आप कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करोगे तो उसके आपको इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए, इस तरह के रूल्स नहीं थे उस टाइम पे। तो जो पावरफुल कंट्रीज़ होती थी वो छोटी कंट्रीज़ को कम पैसे में चीज़ें उनसे ख़रीद लेती थी और इस तरह की चीज़ें होती थी बहुत सारी। तो ये चीज़ें थी। अब पहला चीज़ तो ये था कि भाई आपको एक सिमिलर सबके लिए लॉ बनाना था। दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि जो लॉयर्स थे सारी कंट्रीज़ के, जो लीगल सिस्टम्स थे, वो चाहते थे कि एक ही सिंगल लॉ बने इन सारी कंट्रीज़ के ट्रेड के लिए, ताकि जो लीगल प्रोसेसेस हैं वो सिंप्लीफाई हो सके। यानी कि मान लो कि अगर कोई दो कंट्रीज़ है जैसे इंडिया और चाइना है और उनके बीच में कोई ट्रेड वॉर हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाती है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? अभी तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जब नहीं था तब किस तरह से सॉल्व करते वो उसको? कौन होता जो ये जज कर पाता कि इंडिया सही बोल रहा है या चाइना सही बोल रहा है? ठीक है, तो उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, और उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि लीगल डेवलपमेंट के लिए इसने काफ़ी काम किया है। ठीक है, काफ़ी डेवलप किया है इसने लॉज़ को ट्रेड के लिए। उसके अंदर भी लॉज़ में भी ये क्लैरिटी लेके आया है। लोगों को अब पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। हम अगर कुछ गलत करते हैं किसी कंट्री के साथ तो वो पनिशेबल बाय लॉ होगा। इसके अलावा उसने कई सारी हम कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिवनेस दिखाई है, बहुत इफ़ेक्टिव भी है वो। ठीक है, सब जगह जहाँ पे भी उसे कुछ गलत दिखाई देता है उसको वो सही कर सकता है, और अगर कहीं पे आपको कम पैसे दे रही है कोई कंट्री तो उसको भी वो सही कर सकता है। इसके अलावा उसके अंदर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, यानी कि आप देख रहे हैं कि इतने सालों से जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के लॉज़ के अकॉर्डिंग ही चल रही है ना। आप कोई नए लॉज़ नहीं बना रहे हो, ऐसा नहीं कि आप हर 2 साल में लॉज़ चेंज कर रहे हो। तो ट्रेड के जो लॉज़ हैं वो तो सबके लिए कंसिस्टेंट है, सबके लिए सिमिलर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री के लिए कोई डिफरेंट लॉ होगा, किसी दूसरी के लिए डिफरेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब पैसेज के एंड तक आते आते जो ऑथर है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को यूरोपियन यूनियन से कंपेयर कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन जो है वो यूरोप के जितने भी स्टेट्स हैं ना उनकी एक यूनियन बनी थी, ट्रेड की पर्पस से ही बनी थी वो भी, और वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सिमिलर है। ठीक है, उसके जो फंक्शंस थे वो भी बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से सिमिलर ही थे, और दोनों का जो एम था वो भी काफ़ी सिमिलर था। एम था दोनों का ही यूनिटी लाना। ठीक है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक तरह से यूनिटी लाना चाह रही थी कंट्रीज़ के बीच में, ताकि जो ट्रेड हो सके वो सिमिलर हो सब जगह, ट्रेड के जो लॉज हो वो सिमिलर हो। वहीं पे यूरोपियन यूनियन जो है उसने भी यूरोप के स्टेट्स जो हैं उनके अंदर इस तरह की यूनिटी लाना चाहिए थी, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के भी पहले से हो रहा था। तो इन दोनों के जो फंक्शंस हैं एक तरह से काफ़ी सिमिलर बताए गए हैं इस पैसेज के अंदर। तो अब हम एक्चुअल पैसेज पे आ जाते हैं। इस पैसेज में वही बताया जा रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे क्रिएट किया गया था अर्ली 1990s में इन द कॉम्पोनेंट ऑफ उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन। ठीक है, उरुग्वे में कोई एक मीटिंग हुई थी कंट्रीज़ की, उसके अंदर इसे क्रिएट कर दिया गया। जबकि ये जो नेगोशिएशन है इट वाज पार्ट ऑफ द टोक्यो राउंड जो कि 1970s में हो चुका था। मतलब ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये 1970 में बन सकता था, क्योंकि उस टाइम पे जो नेगोशिएशन हुआ था उसकी वजह से जनरल अग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड ये पास हो गया था। तो इसके हिसाब से एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को सारे दुनिया की जो ट्रेड है उसको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाना था, लेकिन ये नहीं बनाया गया। इसको कह दिया गया कि भाई हम फ्यूचर में कभी बना देंगे बाय द यूएस गवर्नमेंट। यूएस ये नहीं चाहती थी। ठीक है, और फिर ये कहा जा रहा है कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1990s में कैसे बन गया, उसके क्या रीजंस थे। पहला रीज़न था मल्टीलैटरल बार्गेनिंग, यानी कि सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट थी वो ये थी कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि थक गई थी ये सुन के कि भाई हर चीज़ अमेरिका डिसाइड कर रही है या फिर हर चीज़ रशिया डिसाइड कर रही है, क्योंकि उस टाइम पे वो दोनों पावरफुल थे। तो वो जिस तरह से कहते थे उस तरह से हमें ट्रेड करना पड़ता था बाकी सारी कंट्रीज़ को भी, तो वो यूनिलैटरल था। लेकिन अब कंट्रीज़ चाहती थी कि मल्टीलैटरल ट्रेड हो, यानी कि उनकी भी बातों को सुना जाए, उनकी भी बातों को ध्यान में रख के ट्रेड किया जाए।
सिर्फ जो अमेरिका या रशिया कोई भी पावरफुल कंट्रीज़ है सिर्फ उनके सेल्फ इंटरेस्ट को देख के लॉज ना बनाए जाएं, ठीक है। और जो बाकी के इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं जैसे कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसी तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनने का जो अग्रीमेंट था वो एक प्रोडक्ट था बाय अ सीरीज़ ऑफ एक्टर्स एंड ग्रुप्स, यानी कि कई सारे ग्रुप्स थे जो ये चाहते थे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बने। उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स जो था वो तो नहीं चाहता था, ठीक है, उसको नहीं चाहिए थी कोई नई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो तो वही कंट्री थी ना जो कि पहले ट्रेड को कंट्रोल कर रही थी, ठीक है, तो इसलिए वो नहीं चाहती थी। दूसरे थे यूरोपियंस, जो कि 1990s से उनको लग रहा था कि भाई ये जो जनरल अग्रीमेंट था टैरिफ्स और ट्रेड का, उसकी वजह से फालतू में ही है ना हमें लीगल ऑब्लिगेशंस पूरे करने पड़ रहे हैं, फालतू के रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, तो ये सब बेकार है। तो उसको लगा कि नहीं यार, WTO तो हमें नहीं चाहिए, फालतू के डिसिप्लिन से ये वो करना चाह रहे हैं, ट्रेड को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो भी मना कर रहा था। अब ये बताया जा रहा है कि भाई कौन सी कंट्रीज़ थी जो फेवर में थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए। अब कुछ कंट्रीज़ थी जैसे कनाडा है और मिडिल एंड स्मॉलर ट्रेडिंग पार्टनर्स, यानी कि जो छोटा मोटा ट्रेडिंग करती थी, है ना, कंट्रीज़ के बीच में, वो इस बात से बहुत अट्रैक्ट हो गई थी कि भाई कोई एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि जितनी भी वीक कंट्रीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ से बचा के रखेंगी, है ना। उसके अलावा जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उस टाइम पे, उन्हें भी ये आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि इस वजह से यूनिलैटरल मेजर्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे, यानी कि जो एक दो कुछ पावरफुल कंट्रीज़ कंट्रोल कर रही थी ट्रेड को, वो अब बंद हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंट्रीज़ थी ये ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही थी एक्सपोर्ट गेन्स को एज़ कम्पेयर टू इम्पोर्ट लॉसेस, यानी कि अब उनको जो है अपने एक्सपोर्ट का सही प्राइस चाहिए था, ठीक है, सीधी सी बात ये है। और ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक रूल बेस्ड सिस्टम था, जिसके अंदर आपको गेन्स के लिए कुछ एक रूल बना दिया गया था कि भाई आपको इतना तो आपको देना ही पड़ेगा, या ये कह सकते हैं कि आपको सिमिलर देना पड़ेगा। जैसे जो पावरफुल कंट्रीज़ है वो ये नहीं कह सकती कि आप हमको सस्ते में बेच दो ये सामान, या कोई और कंट्री जो है वो कह सकती है कि हमें आप ये चीज़ इसके बदले में ये चीज़ दे दो, या हम पैसे नहीं देंगे, कुछ भी इस तरह की चीज़ें आप नहीं कर सकते। आपका जो एक्सपोर्ट गेन्स हैं वो तो इंक्रीज़ होगा ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आने से, इसलिए ये कंट्रीज़ चाह रही थी कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आए, है ना। अब इसके अलावा भी कई सारी कंट्रीज़ थी जिसके अंदर ये रीजनिंग मानी गई, और US के एम्बेसडर ने खुद ये चीज़ कही है कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसके बेनिफिट्स हमें तब तक नहीं मिल सकते जब तक कि जो ट्रेडिंग नेशंस हैं वो सारे ही एक डिसिप्लिन में रहे, एक ही रूल के बेसिस पे काम करें, ठीक है, तब तक हम लोग कोई भी इस ट्रेड से बेनिफिट नहीं पा सकते। दूसरा फैक्टर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का था प्रेशर किसका? लॉयर्स का और लीगल प्रोसेसेस का, क्योंकि अब अगर दो कंट्रीज़ में कोई डिस्प्यूट हो जाती तो उसको कौन सेटल करता? हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं थी। अब मान लो कि दो कंट्रीज़ में हो गई लड़ाई, है ना, US और रशिया में हो गई, तो आप किससे जाके बोलोगे कि आप जज करो कि कौन सही है और कौन गलत है? आप US के लीगल सिस्टम को नहीं बोल सकते, आप रशिया के लीगल सिस्टम को नहीं बोल सकते, क्योंकि आप रशिया के लीगल सिस्टम को बोलोगे तो वो तो रशिया का ही साथ देगा ना। जिस कंट्री के लीगल सिस्टम को बोलोगे वो अपनी कंट्री का साथ देगा, वो किसी और कंट्री को सही क्यों बताएगा, है ना। तो और आप किसी थर्ड पार्टी को इसके अंदर बीच में इंटरफेयर करने नहीं दे सकते। तो ये जो डिस्प्यूट है इसको कौन सेटल करेगा? कोई एक ऑर्गेनाइजेशन थी ही नहीं ट्रेड के लिए, इसलिए भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये बताया जा रहा है कि जो जनरल अग्रीमेंट था ट्रेड और टैरिफ के ऊपर, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जिस तरह के रूल्स बना लिए, उसके बाद में अगर कोई और रूल बनाया जाएगा तो वो लीगल प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंट्री इसके बाद में कोई ऐसा रूल बनाती है जो कि इन वाले रूल्स के अगेंस्ट है, तो उस रूल को सही नहीं माना जाएगा, और सब जो है जितनी भी कंट्रीज़ है वो सब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स से ही काम करेगी। इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं, रॉबर्ट हुडी ने भी यही बात कही कि भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक तरह का लीगल डेवलपमेंट किया है। लीगल डेवलपमेंट जो हो सकता है उसे हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो एक टेक्निकल लीगल वैल्यूज़ शो कर रहा है ना, जो कि कंट्रीज़ में होनी चाहिए जब वो ट्रेड कर रही हैं तब, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? क्लैरिटी आती है, इफ़ेक्टिवनेस आती है,
और साथ ही साथ में हम कह सकते हैं कंसिस्टेंसी आती है। 3 चीज़ें उसमें ज़रूरी होती है लीगल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये सब प्रेजेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से वो लोगों ने बहुत पसंद किया है उसको। कंसिस्टेंसी अगर हम देखें तो उससे हम ये कह सकते हैं कि एक रूफ़ के अंदर या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन की वजह से सेपरेट एग्रीमेंट्स को साइन किया गया है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने सेपरेट चीज़ें बताई और फिर उसको एक ही रूफ़ के अंदर कंबाइन कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। दूसरा आया क्लैरिटी, मतलब कि एम्बिग्विटीज़ को हटा दिया अबाउट द पावर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़। यानी कि जिस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन था कि भाई ये पार्टी ये कर सकती है या नहीं कर सकती, जो इम्पोर्ट कर रहा है वो ऐसे कर सकता है या नहीं कर सकता है, जो एम्बिग्विटीज़ थी ना, जिनमें कन्फ्यूजन था, उन चीज़ों को क्लियर कर दिया गया। इसके अलावा हम कह सकते हैं इफ़ेक्टिवनेस भी थी इनके लीगल वैल्यूज़ में, यानी कि हम एक्सेप्शंस को एलिमिनेट कर रहे थे जो कि ग्रैंडफादर राइट्स की वजह से हो रहे थे, और डिफेक्ट्स को रिजॉल्व कर रहे थे। यानी कि जो भी ट्रेड के अंदर जितने भी लॉज उस टाइम पे थे उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश की गई, जो भी उनमें लिमिटेशंस थी, जो भी उनकी बुरी बातें थी, उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। और डिस्प्यूट सेटलमेंट के भी प्रोसीजर बनाए गए, बाकायदा ये बताया गया कि इस तरह की डिस्प्यूट होगी तो उसका ये पनिशमेंट होगा या फिर उसे इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, सब कुछ उसमें बता दिया गया। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इनकी वजह से एक रूल बेस्ड सिस्टम बन गया और सारी कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इस चीज़ के अंदर कोऑपरेट किया। ठीक है, तो इन्हीं रूल्स की वजह से जो है हमें एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रेड जो है कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी अच्छा होने लगा। अब इस तरह के जो लीगल डेवलपमेंट के प्रोसीजर्स हैं ये इससे पहले वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अलावा भी हो चुके हैं। कहाँ पे हो चुके? यूरोपियन यूनियंस के अंदर, क्योंकि ये जो यूरोपियन यूनियन थे इनके अंदर सारी जो यूरोप के स्टेट्स हैं उनको एक सिंगल ट्रेड रूल के अंडर करने की कोशिश की गई थी। और इसके अंदर बताया गया यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कंसिस्टेंटली ऐसे डिसीजंस बना रही हैं जिससे कि जो यूरोपियन यूनियन है उसका इंटरनल मार्केट जो उससे रूल होता हो, है ना, और उसके अंदर म्यूचुअल रिकग्निशन भी माना गया है। यानी कि एक स्टेट जब दूसरे स्टेट के साथ ट्रेड करेगा तो उसमें किस तरह के रूल्स माने जाएंगे, वो सारी बातें इसमें हैं। ठीक है, अब जो कोर्ट है इसने यूरोपियन इंटीग्रेशन को एक अलग तरह का रिकग्निशन दिया है और कहा है कि इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है। ठीक है, जो कि ट्रीटी ऑफ रोम के अंदर ओरिजिनली नहीं लिखा गया था। और एक तरीका ये भी है कि कोर्ट जो है वो इंटीग्रेशन को एक्सपैंड करना चाहती थी, यानी कि जो यूरोप के अंदर जितने भी स्टेट्स थे वो उनको इंटीग्रेट करना चाहती थी, यूनाइट करना चाहती थी बाय द टेलियोलॉजिकल मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। यानी कि जितने भी मेंबर स्टेट के एक्शंस हैं उन्हें इवैल्यूएट किया जाता था अगेंस्ट द अकम्पलिशमेंट ऑफ एलिमेंट्री गोल्स। यानी कि सबसे पहले तो आप एक गोल बनाओगे और फिर आप देखोगे कि आपने क्या चीज़ें करी है उस गोल को अचीव करने के लिए। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कुछ गोल्स बनाए गए थे ट्रेड के लिए और फिर ये देखा गया कि कौन सी कंट्री उस गोल को अचीव कर पा रही है, कौन सी नहीं कर पा रही, कौन पीछे रह रहा है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ट्रेड कर रहा है। ये सारी चीज़ें हो रही है, जैसे कि सिमिलर तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। कई सारी ऐसे ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि रूल्स के हिसाब से होती है, वैसा ही यूरोपियन यूनियन में भी होता था। जितने भी गोल्स बनते थे उनके लिए कुछ रूल्स भी होते थे। अब इन दोनों ही केसेस में, जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का था और जो यूरोपियन यूनियन का था, दोनों ही केसेस में जो लीगल कंसर्न्स और प्रोसीजर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है और एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर फर्दर कोऑपरेशन। यानी कि वो ये चाह रहे हैं कि ये जितने भी स्टेट्स हैं या ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और ट्रेड में इनसे सबका बेनिफिट हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक का बेनिफिट हो रहा है और किसी एक को हार्म हो रहा है, ठीक है, या किसी एक को लॉस हो रहा है। तो लार्ज पार्ट पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक एक्सरसाइज थी कंसोलिडेशन के लिए, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इकट्ठी हुई, पूरी दुनिया यूनाइट हुई, ये उसका एक तरीका था। ठीक है, ट्रेड नेगोशिएशन के अंदर भी अगर हम देखें तो एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेंशन हुआ है इन रूल्स की वजह से। ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रेड भी बढ़ गया है, इनफैक्ट कॉन्टिनेंट्स के बीच में भी होता है, कंट्रीज़ के बीच में भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेड बढ़ गया है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से हो रहा है। तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बनना था वो एक कंजर्वेटिव एक्ट था जो कि ज़रूरी था, जिससे कि हम बेनिफिट्स को इंश्योर कर सके और नए रूल्स जो हैं वो सब फॉलो करें, ये भी बहुत ज़रूरी था।
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेनली उसका मेन एम डिस्प्यूट सेटलमेंट का था कि भाई दो कंट्रीज़ अगर ट्रेड करती थी तो उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाए, कुछ झगड़े हो जाए तो उसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि लॉयर्स और लीगलिस्ट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि भाई किस रूल के बेसिस पे हमें कोई जजमेंट देना है या फिर हमें पता लगाना है कि कौन सही था और कौन गलत था। और यही सारी बातें हमें जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलती है वही सारी यूरोपियन यूनियंस में भी देखने को मिलती है। और हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का सिस्टम था यूरोप में, वही चीज़ पूरी कंट्री के लिए इंटीग्रेट कर दी गई और इसके हिसाब से मल्टीलैटरल ट्रेड रेजीम का फॉर्मेशन हो पाया। क्वेश्चन नंबर 1, जो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके बारे में कौन सी बात सही है? ऑप्शन ए, एक्शंस अगेंस्ट मेंबर स्टेट्स नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द सेड कम्युनिटी गोल्स। ये बात जो है बिल्कुल सही है और ये पैसेज में लिखी गई है। मैंने आपको बताया था कि ये जो कोर्ट है इसने कहा था कि भाई जो एक्शंस हैं मेंबर स्टेट्स के उन्हें इवैल्यूएट किया जाएगा उस हिसाब से जो कि उस यूरोपियन यूनियन के एलिमेंट्री गोल्स होंगे, यानी कि जो गोल्स दिए गए हैं वो उनको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये चेक किया जाएगा। सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। एनाउंसिएशन ऑफ मोस्ट एलिमेंट्री कम्युनिटी गोल्स नीड टू बी एम्फेसाइज्ड, ये बात गलत है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये नहीं लिखा गया है कि भाई इन गोल्स को पूरा करना ज़रूरी है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको इस बात पे इवैल्यूएट किया जाता है कि उन्होंने वो गोल्स पूरे किए या नहीं किए। करंट पॉलिसीज़ नीड टू बी कंसिस्टेंट विथ स्टेटेड गोल्स, ये बात भी गलत है, ठीक है। करंट पॉलिसीज़ की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ट्रेड प्रैक्टिसेस नीड टू बी कंसिस्टेंट विथ स्टेटेड रूल्स, ये बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगेन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की कोई बात नहीं हो रही है ना। यहाँ पे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको गोल्स के अकम्पलिशमेंट के लिए एवेलुएट किया जाएगा कि उन्होंने गोल्स को अचीव किया या नहीं किया। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। नंबर 2, सबसे अच्छा रीज़न क्या हो सकता है इस बात को समझाने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1970 में क्यों नहीं बन पाया? ऑप्शन ए, द यूएस गवर्नमेंट डिड नॉट लाइक इट, ये बात सही होनी चाहिए क्योंकि यहाँ लिखा है ना पैसेज में कि यार यूएस वाली गवर्नमेंट को नहीं चाहिए था WTO, इसलिए वो उसको फ्यूचर के लिए पुट ऑफ कर रही थी। वो कह रही थी कि नहीं यार बाद में बना लेंगे अपन कभी। इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स डिड नॉट थिंक इट इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट टू डू सो, ये बात भी गलत है, ठीक है। यूएस और यूरोप के अलावा जितनी भी कंट्रीज़ थी उसमें सबको WTO चाहिए था। लॉयर्स डिड नॉट वर्क फॉर द डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, ये बात भी गलत है क्योंकि लॉयर जो है वो काफ़ी टाइम से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाह रहे थे और WTO जब बना तो वो भी लॉयर्स की वजह से ही बना है। द टोक्यो राउंड ऑफ नेगोशिएशंस वाज एन अटेम्प्ट एट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ये बात गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए नहीं था, ये जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड के ऊपर था, इसीलिए यहाँ पे WTO को बनाने की बात आ रही थी। सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, WTO जो है उसने किस तरह से टेक्निकल लीगल वैल्यूज़ को प्रमोट किया था, ठीक है। तो प्रमोशन के लिए आपने देखा था 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया था उसने। पहली थी कंसिस्टेंसी, दूसरी थी क्लैरिटी और तीसरी थी इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए, इंटीग्रेटिंग अंडर वन रूफ द अग्रीमेंट साइंड अंडर GATT। अब आपको लगेगा ये ऑप्शन सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जब आप पैसेज में जाएंगे वहाँ लिखा हुआ है कि भाई WTO ने कंसिस्टेंसी इस तरह से दिखाई कि उसने इंटीग्रेट किए एक ही रूफ के अंडर होल लॉट ऑफ सेपरेट अग्रीमेंट्स, यानी कि हर कंट्री ने अपना अलग अलग अग्रीमेंट दिया था और उसके अंदर फिर साइन करके और GATT में लाया गया, उसको इंटीग्रेट किया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है दी अग्रीमेंट, यानी कि एक ही अग्रीमेंट इन सब ने साइन किया, नहीं, इन सारी कंट्रीज़ ने अलग अलग तरह के अग्रीमेंट साइन किए और फिर उसको कंबाइन करने का काम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। रूल्स दैट क्रिएट देयर ओन इंसेंटिव फॉर फुलफिलमेंट, ये बात गलत है, ठीक है। ऐसे कोई रूल्स नहीं बनाए थे उन्होंने जिससे फुलफिलमेंट मिलता हो। एम्बिग्विटीज़ अबाउट द पावर्स ऑफ कंट्रैक्टिंग पार्टीज़ टू मेक सर्टन डिसीजंस, ये बात गलत है। एम्बिग्विटीज़ को रिमूव किया गया था, ठीक है। एम्बिग्विटीज़ को रिमूव करके टेक्निकल लीगल वैल्यूज़ को प्रमोट किया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्बिग्विटीज़ की वजह से लीगल वैल्यूज़ प्रमोट हुई हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा।
ग्रैंडफादर राइट्स एक्सेप्शंस एंड डिफेक्ट्स इन डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर्स, ये बात बिल्कुल सही है। पैसेज में लिखा हुआ है कि भाई हम जब प्रमोट करते हैं टेक्निकल लीगल वैल्यूज़ को, तो उसके अंदर जब हम इफेक्टिवनेस लाना चाहते हैं तो हम ग्रैंडफादर राइट्स के अंदर जो एक्सेप्शंस है उनको एलिमिनेट करते हैं और हम डिफेक्ट्स को रिमूव करते हैं इन डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर्स। तो एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी गई है पैसेज में, सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, जो सबसे मेन रीज़न था लोगों का WTO को एक्सेप्ट करने का, वो क्या था? ऑप्शन ए, इट हैज़ द मीन्स टू प्रिवेंट द US फ्रॉम टेकिंग यूनिलैटरल मेजर्स। ये रीज़न सही है, ठीक है, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ थी जिनके अंदर ये डर था कि भाई अमेरिका जो है वो ट्रेड को कंट्रोल कर रही है। तो वो कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ थी जो WTO को इसलिए चाह रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि US जो है वो यूनिलैटरल ना बन पाए, ठीक है। तो सारी कंट्रीज़ का ये रीज़न नहीं हो सकता है ना, यहाँ पे सारे नेशंस की बात हो रही है। इट्स रूल बेस्ड सिस्टम लीड टू एक्सपोर्ट गेन्स, ये भी सारे नेशंस ने नहीं बोला था, ठीक है। कुछ कुछ ही थे जिन्होंने ये बोला था कि भाई हमें इंपोर्ट से फ़र्क नहीं पड़ता कि इंपोर्ट में कितने लॉसेस हो रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट जो है उसमें हमें अच्छे से गेन्स मिलने चाहिए। इट सेटल्स डिस्प्यूट्स मोर लीगली एंड मोर इफेक्टिवली, ये नेशंस का रीज़न नहीं था, ये था लॉयर्स का, ठीक है। लॉयर्स जो थे, जो लीगल प्रोसेसेस थी, वो चाहती थी कि डिस्प्यूट सेटल करने के लिए हमारे पास WTO हो। They recognize the need for a rule-based environment to protect the benefits of increased trade। ये बात जो है बिल्कुल सही है, यहाँ लिखा हुआ भी है, आप देखेंगे जो US के एक एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड और उसके बेनिफिट्स को अगर हमें एंजॉय करना है तो जितनी भी ट्रेडिंग नेशंस हैं उनको एक डिसिप्लिन बना के रखना होगा और हमें एक नेगोशिएटेड रूल बेस्ड एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो यहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है भाई, रूल बेस्ड एनवायरनमेंट है ना, टू प्रोटेक्ट द बेनिफिट्स ऑफ इंक्रीज ट्रेड। इसीलिए तो सारे नेशंस को चाहिए था, क्योंकि हमें बेनिफिट्स तो चाहिए, लेकिन वो रूल बेस्ड एनवायरनमेंट में अगर होगा तभी सारे जो नेशंस हैं वो सेटिस्फाई हो पाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन से। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी जो आपको लग रहे हैं वो सब बेटर ऑप्शंस नहीं हैं, द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, ये जो स्टेटमेंट था कि भाई इंटरनेशनल ट्रेड और उसके बेनिफिट्स हमें तब तक नहीं मिल पाएंगे जबकि जितने भी ट्रेडिंग नेशंस हैं वो एक डिसिप्लिन्ड और रूल बेस्ड एनवायरनमेंट में काम ना करें, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे पैसेज में ये लिखा हुआ है कि जो कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, वो WTO को एसोसिएट करने लगी एक्सपोर्ट गेन्स के साथ, है ना, और रूल बेस्ड सिस्टम के साथ, इन दो चीज़ों से वो रिलेट करने लगी। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तभी इंजॉय किए जा सकते हैं जब हम डिसिप्लिन एक्सेप्ट करें सारे नेशंस मिलके एक रूल बेस्ड एनवायरनमेंट का, तभी हमें एक्सपोर्ट गेन्स हो पाएंगे जब हम उन रूल्स को फॉलो करेंगे, है ना। ऑप्शन ए, द एक्सपोर्ट गेन्स मैनी कंट्रीज केम टू एसोसिएट विथ अ रूल बेस्ड सिस्टम, ये बात जो है बिल्कुल सही है, पैसेज में एग्जैक्टली यही बात दी गई है, तो हम और किसी ऑप्शन पे ध्यान नहीं देंगे। द पैसेज दैट अपीयर्ड इन क्लैट 2018, ये पैसेज जो है ये IoT के बारे में है। IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसका मतलब सीधा सा हम ये समझ सकते हैं कि कई सारी चीज़ों में इंटरनेट का इस्तेमाल होता है और उन डिवाइसेस में जहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल करके कई सारी फील्ड्स के अंदर आप देख सकते हैं फ़ायदा हो रहा है लोगों को, उसे हम IoT के अंदर इंक्लूड करते हैं। कई सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है वो एक्चुअली में एक ऐसा डिवाइस है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होता है और कनेक्टेड होने की वजह से वो आपको डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है, या वो आपसे डेटा रिसीव कर सकता है, वो डेटा को स्टोर भी कर सकता है, ठीक है। इस तरह की उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जैसे कि कुछ वॉचेस आती हैं हमारे पास, जैसे एप्पल वॉच है, MI वॉच है, आपने देखा होगा। उसके अंदर टाइम के अलावा भी कई सारी चीज़ें वो वॉच बताती है। वो ये बताती है कि आपका जो फ़ोन है उसमें किसका कॉल आया है, कौन आपको टेक्स्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी आप ये जान सकते हैं कि आपकी हार्ट रेट कितनी हो रखी है उस टाइम पे।
तो कई सारी चीज़ें हमें उससे पता चलती है, तो वो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं डिवाइसेस। इसके अलावा हेल्थ केयर में भी ये सब काफ़ी काम आते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को दिए जाते हैं ताकि जो डॉक्टर्स हैं वो उनसे कम्युनिकेट कर सके जब वो फिज़िकली साथ में ना हो तब भी, है ना। डॉक्टर को हर टाइम पे ये पता रहेगा कि ये जो पेशेंट है इसका जो ब्लड प्रेशर है या फिर ग्लूकोज लेवल है ब्लड का, ये सारी चीज़ें वो डिवाइस हाथ पे या कहीं भी किसी ऐसी जगह लगाई दिया जाएगा जहाँ से डॉक्टर को बहुत दूर बैठे हुए भी पता चल जाएगा कि उसके पेशेंट का ब्लड प्रेशर ठीक तो है या उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ तो नहीं गया है। ये सारी चीज़ें जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं डॉक्टर्स दूर से बैठे हुए भी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इसमें प्रोग्रेस करी है कुछ कंपनीज़ ने, जैसे कि है IBM, गूगल, एप्पल, ठीक है। हमें पता है ये सारी मेजर कंपनीज़ हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है इन सारे डिवाइसेस को बनाने के अंदर। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट काम इस डिवाइस का जो है वो एजुकेशन सेक्टर में है, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में आजकल ई-लर्निंग का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ गया है। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ देख के पढ़ते हैं, है ना, फ़ोन्स पे देख के पढ़ते हैं। कई सारी स्मार्ट क्लासेस शुरू हो गई हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये जो ई-लर्निंग है इसकी वजह से अगर मुझे कहीं कोई USA की यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अगर मेरे को वहाँ से भी MBA करना है ना, तो मैं यहाँ बैठे बैठे इंडिया में कर सकती हूँ, ऑनलाइन MBA कर सकती हूँ, ठीक है। क्लासेस ले सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि एजुकेशन जो है वो सबके लिए एक्सेसिबल हो रहा है धीरे धीरे। कोई अफ्रीका में जो बच्चा रह रहा है उसके लिए, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, अगर वो चाहता है कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मैं पढूं तो वो बहुत दूर की किसी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ सकता है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में ई-लर्निंग का फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि IoT जो है वो आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारी लाइफ्स में और उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं बिजनेसेस में, एजुकेशन में, बहुत सारे दूसरे सेक्टर्स में। तो अब एक्चुअल पैसेज पे आ जाते हैं। IoT के बारे में कहा जा रहा है, IoT जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो कई सारी फील्ड्स में इस्तेमाल किया जा रहा है अभी के टाइम में, इंडस्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट में, छोटे मोटे और बड़े बड़े बिजनेसेस में, पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी हम IoT का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है, ठीक है। अब सिंपली अगर हम IoT को डिफ़ाइन करना चाहे तो ये एक ऐसा डिवाइस है, कुछ भी ऐसा डिवाइस जो कि ऑन और ऑफ हो सकता हो और वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो और इंटरनेट से कनेक्ट होके वो डेटा को रिसीव, एनालाइज, स्टोर या फिर सेंड कर रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि वो IoT यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई भी डिवाइस हो सकता है, जैसे हमारी सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है वो हमारी वॉच है। अगर वॉच हमने पहन रखी है, उसके अंदर भी कई सारी वॉचेस में IoT का इस्तेमाल होता है, एयरप्लेन्स में भी इस्तेमाल होता है और इसके अंदर जो आपको डेटा मिल रहा है वो एक रिमोट लोकेशन से मिल रहा होता है, ठीक है। एक ऐसी जगह से आप कनेक्टेड होते हो जो आपको नहीं पता, है ना, आप उस कंपनी से कनेक्टेड होते हो जो आपको वो डेटा भेज रही है। अब एक एनालिस्ट फर्म है गार्टनर, जिन्होंने बोला है कि 2020 तक आते आते हम 26 बिलियन लोगों को कनेक्ट कर चुके होंगे या डिवाइसेस को कनेक्ट कर चुके होंगे। हम ये कह सकते हैं हम लोगों को लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों को चीज़ों से कनेक्ट कर रहे हैं और चीज़ों को चीज़ों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें कनेक्ट की जा सकती हैं उन सब को हम कनेक्ट कर देंगे 2020 तक, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये देखें कि अगर हम कोई अलार्म लगाते हैं उठने के लिए और वो अलार्म जो है वो बंद हो जाता है, पर वो आपको उठा तो देता है बट वो आपके लिए कॉफ़ी भी बना देता है, वाटर के लिए आपका टेम्परेचर भी सेट कर देता है, टेलीविज़न भी ऑन कर देता है, ठीक है, दुनिया की सारी लेटेस्ट अपडेट्स भी आपके पास ला देता है और ये सब चीज़ें हो जाती है आपके बेड से उतरने से पहले। ये ऐसे डिवाइसेस को बना सकता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि ये सब काम कर सकते हैं आपके बेड से उठने से पहले। ये जो अब कनेक्शन किया जाता है कई सारे डिवाइसेस का, ये कैसे किया जाता है? इसके अंदर आपको इंटरकनेक्टेड चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना। उसके अलावा आपको सेंसर्स चाहिए होते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी यानी कि इंटरनेट चाहिए होता है, सॉफ्टवेयर चाहिए होता है और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाहिए होता है डेटा को कलेक्ट और एक्सचेंज करने के लिए। अब अगर हम ये बताना चाहते हैं कि भाई हम कितना दूर आ चुके हैं टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी के अंदर, तो हम देख सकते हैं हमारी स्मार्ट वॉचेस जो है, जैसे फिटबिट है, गार्मिन है, ये जो है ये पूरी तरह से हमारा जो नज़रिया है दुनिया की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ,
वो बदल चुकी हैं। फिटबिट आप जानते होंगे आपके स्टेप्स को काउंट करता है ना, कई सारी चीज़ें उसमें आपको पता चलती है अपने हेल्थ के बारे में। तो ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं। इसके अलावा एक ऐसा भी डिवाइस होता है जो कि हमें सिर्फ टाइम ही नहीं बताता बल्कि हमारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स गिनता है, कैलोरीज़ गिनता है, हमने कितनी बर्न करी हैं इतने टाइम में, और हमारी हार्ट रेट को भी पता करता है। तो ये जो वॉच है ये एक्चुअली हमारे फ़ोन से कनेक्टेड होती है। तो सिर्फ एक रिस्ट के टर्न से हमें पता चल जाता है कि भाई फ़ोन जो है उस पर किसका कॉल आ रहा है, किसके मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। जबकि हमें बार बार जो है फ़ोन को निकालना नहीं पड़ता, हम उस वॉच में देख लेते हैं कि भाई हाँ कोई किसी का कॉल आया तो हमें उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, ठीक है। अब IoT जो है वो अपनी प्रेजेंस शो करना है हेल्थ केयर के अंदर भी। हेल्थ केयर में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। डॉक्टर्स जो है वो दूर से रिमोटली, है ना, मतलब वो पेशेंट के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, आसपास नहीं है कहीं, है ना, वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे, बट डॉक्टर बहुत दूर रहता है, तो रिमोटली डॉक्टर मॉनिटर कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है अपने पेशेंट्स के साथ। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डेटा चाहे फीटल मॉनिटर्स से आ रहा हो, चाहे ECG से आ रहा हो, टेम्परेचर मॉनिटर्स से आ रहा हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल से आ रहा हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन ट्रैक करना पेशेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। और ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पता कर लेते हैं, इतना दूर रहते हुए भी मॉनिटर कर लेते हैं और पेशेंट्स के साथ इंटरैक्ट भी कर लेते हैं। अब ये जो डिवाइसेस हैं ये इतने स्मार्ट है कि ये जितना भी इम्पॉर्टेंट डेटा है उसको आराम से फिजिशियन के पास पहुंचा देते हैं, जिसके लिए पेशेंट को फिजिशियन के पास जाना ही नहीं पड़ता, कोई इंटरैक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मज़े से पेशेंट जो है वो अपने घर पे है, ठीक है, अपने घर के आसपास है, अपना काम कर रहा है और फिजिशियन उसी टाइम पे सब कुछ मॉनिटर कर रहा है, उसकी हार्ट रेट क्या है, कैलोरीज़ कितनी बर्न हो रही है, किस चीज़ की उसे अब ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें फिजिशियन उसको बता सकता है दूर रहते हुए भी। और IoT जो है उसने कई सारी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी अपनी छाप छोड़ी है, जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, सारी चीज़ें जो हैं। और मेजर इनके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो IBM है, गूगल, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, ये सारी कंपनीज़ जो हैं ये IoT के स्पेक्ट्रम के अंदर आती है और इन्होंने अपने बिलियंस ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट कर रखे हैं, है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग हैं जिनके पास ऐसे डिवाइसेस हैं। तो अब सबसे बड़ा इशू आता है सिक्योरिटी का, यानी कि इतने सारे लोग जो हैं वो कैसे ये मान लें कि उनका डेटा सेफ़ और सिक्योर है, क्योंकि हमें पता है कि वो जो वॉच आपने हाथ पे पहन रखी है वो कनेक्टेड है आपके फ़ोन से, आपके फ़ोन के इंटरनेट से। अब आप कैसे इस बात को मान लेंगे, आप कैसे इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपके फ़ोन में जो इन्फॉर्मेशन है वो उस वॉच में नहीं जा रही हो, है ना। तो इसलिए ये एक मेजर कंसर्न है, ठीक है। इसके अलावा एक और इशू है, वो ये है कि ये जो इतने बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं जो डेटा कंपनीज शेयर कर रही हैं इनके ऊपर, इनको बहुत जल्दी एक प्रॉब्लम आने वाली है। वो है कि इतने डेटा को ये स्टोर कैसे करेंगे, ट्रैक कैसे करेंगे, एनालाइज कैसे करेंगे और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का ये सेंस कैसे बनाएंगे, है ना। तो कंपनीज जो है वो एक तरह से इस तरह के ट्रैफिक को मॉनिटर कर रही हैं और अगर किसी तरह का एक्शन इनको लेना पड़ता है तो ये लेती हैं। अब क्योंकि हम समझ गए हैं कि IoT जो है वो किस तरह से काम करता है, तो अब हमें देखना है कि एजुकेशन सेक्टर में IoT कितना ज़्यादा काम कर रहा है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और हमारी लाइफ के अंदर जो कांस्टेंट चीज़ है वो है चेंज। एक तो हमें पता है कि हर चीज़ चेंज होती है, हर सेकंड में चीज़ें चेंज हो रही हैं, और लर्निंग, ठीक है, चेंज के साथ हमें सीखना भी ज़रूरी है कि भाई क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो है, चाहे हमें लर्न करना हो, हमें वॉक करना हो, जब टॉक कर रहे हो, हम रन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तब हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये चेंजिंग टाइम्स है और चेंजिंग टाइम्स में हमें कॉन्स्टेंटली लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऑथर कहते हैं कि एजुकेशन या लर्निंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस तरह से दुनिया के जो चेंजेस हैं उन्हें हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आज की जो दुनिया है बहुत फास्ट पेस्ड है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, इसलिए हमें लर्निंग के साथ इन्फ्यूजन ऑफ स्पीड भी करना पड़ेगा। यानी कि हमें लर्न तो करना ही है लेकिन स्पीड के साथ लर्न करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लर्न करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो पुराने टाइम में क्लासरूम के असाइनमेंट्स होते थे, लेक्चर्स होते थे, ब्लैक बोर्ड्स, चॉक, ये सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब आ रहा है ई-लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है, या जिसे हम मोबाइल लर्निंग भी कहते हैं। तो ये जो जेन नेक्स्ट है ना, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है हमारी, उसे राइट काइंड ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत है। और ये जो टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ हो रहा है और जो IoT है ये अलाउ करता है स्कूल्स को
एक तरह की अपने कैंपस की सेफ्टी को इम्प्रूव करने का। उन्हें हमेशा पता रहेगा कि स्टूडेंट्स कहाँ पे है ना, वो ट्रैक कर सकते हैं उनको। दे कैन ट्रैक रिसोर्सेज, है ना, और ये अपनी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस भी बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है उसका एक्सेस मिल सकता है। ये भी इंश्योर करते हैं कि जो डेटा क्वालिटी है वो भी अच्छी हो, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि कंटेंट भी डेवलप कर सकते हैं या अच्छा, ताकि टीचर्स जो हैं वो इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके स्मार्ट लेसन्स बना सकें, और ये लेसन्स ऐसे हों जो दुनिया के हर कोने में पहुंच जाए, ऐसे लोगों के पास भी पहुंच जाएं जो शायद जिनके पास पढ़ाई करने की उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 1, IoT जो है उसे हम किस तरह से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कनेक्शंस का या कनेक्टिंग का। ऑप्शन ए, इट इज़ द इंटरनेट इन अ डिफरेंट फॉर्म। ये बात गलत है, क्योंकि ये इंटरनेट का दूसरा फॉर्म नहीं है। इसके अंदर सिर्फ इंटरनेट से आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो। इट इज़ द इंटरनेट दैट कैन बी कनेक्टेड टू एनीथिंग। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि हम कह सकते हैं जो भी डिवाइसेस आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर वो सब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। इट इज़ एन एनालाइजिंग मशीन। ये बात भी गलत है, क्योंकि हर केस में वो कोई एनालाइजिंग मशीन नहीं हो सकती। मेडिकल इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो वो एनालाइजिंग मशीन होती है, बट हर जगह नहीं होती। इट इज़ अ डेटा कलेक्शन टर्म। ये बात भी गलत है, ठीक है। डेटा कलेक्शन के लिए नहीं होती है, सिर्फ डेटा सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हम टाइम को डिफरेंट तरीके से क्यों देखते हैं आजकल। तो हमें पता है कि जो वॉचेज़ हैं आजकल की, वो सिर्फ सिंपली वॉचेज़ नहीं होती, उनके अंदर सिर्फ टाइम नहीं देख सकते हम, टाइम के अलावा भी कई सारी चीज़ें जो हम देख सकते हैं। हमें पता चल जाता है कि किसके कॉल्स आ रहे हैं हमारे फ़ोन पे, ठीक है, किसके टेक्स्ट आ रहे हैं, है ना। उसके अलावा हमारी हार्ट रेट क्या है, हमने कितनी कैलोरीज़ बर्न करी, हम सब कुछ पता कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो नज़रिया है वॉच को देखने का वो काफ़ी बदल गया है। ऑप्शन ए, इट इज़ कनेक्टेड टू अ डिफरेंट डिवाइस। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है ना वॉच जो है वो कनेक्टेड है हमारे मोबाइल से, हमारे मोबाइल फ़ोन से, तभी तो वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दे पा रही है, और इंटरनेट से भी कनेक्टेड है। इट इज़ इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। ये बात गलत है, उसका फॉर्मेट जो है वो चेंज नहीं हुआ है ना। इट इज़ कनेक्टेड टू दी एरोप्लेन। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है ना, क्योंकि एरोप्लेन से थोड़ी ना कनेक्टेड है। इट कनेक्ट्स पीपल। ये भी गलत है, लोगों को ये कनेक्ट नहीं करता। लोगों को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, IoT जो है उसने किस तरह से पेशेंट और डॉक्टर की जो रिलेशनशिप है या इंटरेक्शन है उसको कैसे बदल दिया है। ऑप्शन ए, इट हेल्प्स रिड्यूस डेटा। ये बात गलत है, डेटा रिड्यूस कहीं भी नहीं हो रहा है। डॉक्टर्स कैन रिमोटली कनेक्ट टू पेशेंट्स। ये बात बिल्कुल सही है। हम कह सकते हैं कि IoT की वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो एक तो पेशेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं दूर बैठे हुए भी, हर चीज़ उनकी हार्ट रेट, कैलोरीज, उनकी जो ब्लड प्रेशर है, उनका जो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर, वो सब मॉनिटर कर सकते हैं, और उनके साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं दूर बैठे हुए भी। इट इम्प्रूव्स कनेक्टिविटी। ये बात भी गलत है, IoT कनेक्टिविटी को इम्प्रूव नहीं करती, वो एक तरीका दे रही है डॉक्टर को पेशेंट से दूर रहते हुए भी कनेक्ट करने का। इट इज़ सिंपल प्रोसेस। ये बात भी गलत है, क्योंकि IoT जो है उसके लिए ये नहीं कहा जा रहा कि वो सिंपल प्रोसेस है, इसलिए डॉक्टर और पेशेंट को काफ़ी मदद मिल रही है। इसलिए मदद मिल रही है क्योंकि डॉक्टर बहुत दूर रहते हुए भी पेशेंट को एनालाइज कर सकता है। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, IoT जो है वो स्पोर्ट्स फील्ड में किस तरह से काम करेगा। ऑप्शन ए, थ्रू स्पोर्ट्स फील्ड्स विद चिप्स। ये बात गलत होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं चिप्स लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, हमें कोई डेटा मिलेगा ही नहीं ना, सिर्फ चिप्स लगा देंगे तो। थ्रू स्पेशल मशीन्स। ये बात भी गलत है, IoT के अंदर कोई स्पेशल मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। थ्रू माइन्यूट वेरेबल चिप्स विच आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये बात जो है बिल्कुल सही है। आप कह सकते हैं कि भाई कोई भी डिवाइस अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो हमारी मदद कर सकता है, वो डेटा को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, स्टोर कर सकता है, कई सारी चीज़ें उससे हो सकती हैं। तो IoT का जो मेजर आप जानते हैं कि कोई भी डिवाइस अगर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है तो वो IoT के अंडर आ जाता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सी सही होना चाहिए। थ्रू स्पेशल मूव्स बाय द स्पोर्ट्समैन, ये तो ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं है इसका, बहुत ही सिली सा ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी वुड ऑलरेडी बी करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 5, आईओटी के लिए मेजर कंसर्न्स क्या है, मेजर इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है आईओटी के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा जो है हमारा आईओटी की वजह से सेफ़ एंड सिक्योर रहे, इस बात की क्या गारंटी है। और दूसरी बात, जो इतने सारे बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इन डेटा कंपनीज से, तो ये कंपनीज किस तरह से इतने डेटा को स्टोर करेंगी, ट्रैक करेंगी, एनालाइज करेंगी, किस तरह से इनका सेंस निकाल पाएंगी। तो ये 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। ऑप्शन ए, सिक्योरिटी, प्रिवेसी, डेटा लॉस एंड ट्रैकिंग डेटा। ये बात जो है बिल्कुल सही है, ये इंटायरली इस पूरी बात को समराइज़ करती है और बाकी सारे ऑप्शंस नहीं होंगे क्योंकि बाकी सारे जो है वो इनकम्प्लीट है ना। इस ऑप्शन में तीनों चीज़ें दी गई हैं और तीनों ही इसका मेजर कंसर्न है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, आईओटी ने एजुकेशन को किस तरह से बेनिफिट किया है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो अभी का टाइम है वो बहुत फास्ट पेस्ड है और वो टाइम पे चेंज होता रहता है। तो जिस तरह से वो चेंज हो रहा है उस हिसाब से आईओटी जो है वो हमें लर्निंग के नए नए तरीके सिखा रहा है। तो हमारी जो एजुकेशन है वो एक तरह से बहुत डायनामिक हो गई है आईओटी की वजह से। ऑप्शन ए, हेल्प इन इम्प्रूविंग द लेसन। ये बात गलत है, ये लेसन्स को इम्प्रूव नहीं कर सकता। हेल्प कीप ट्रैक ऑफ ऑल रिसोर्सेज। ये हेल्प जो है ये आईओटी देता है, लेकिन देता है ये टीचर्स को, ठीक है, उन लोगों को जो कि यूनिवर्सिटीज़ चला रहे हैं। उनको ये बताता है कि भाई इस तरह के रिसोर्सेज हैं, इनके अंदर से आप जो है बच्चों को ये चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। तो ये एजुकेशन के लिए बेनिफिट नहीं है, ये टीचर्स के लिए या यूनिवर्सिटीज़ के लिए बेनिफिट है। हेल्प टीचर्स टू ट्रैक व्हाट, ये तो दे ही नहीं रखा है कि भाई किस चीज़ को ट्रैक करना है, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। हेल्प विद कीपिंग अप विद द चेंज इन लर्निंग, ये बात जो है बिल्कुल सही है क्योंकि हम जानते हैं कि कितना रैपिडली हमारा एनवायरनमेंट, हमारी दुनिया चेंज हो रही है। तो उस हिसाब से उसके साथ कीप अप करने के लिए हमें इंटरनेट की बहुत ज़रूरत है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, टीचर्स जो है वो इस डेटा का इस्तेमाल किस तरह से कर सकती है जो उन्हें आईओटी से मिलता है। ऑप्शन ए, टू टीच विथ मोर रिसोर्सेज। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, इस डेटा का ये इस्तेमाल हो सकता है। ओनली टू क्रिएट अ स्मॉल क्लासरूम, ये बात भी सही है, स्मार्ट क्लासरूम भी बनाया जा सकता है आईओटी से। ओनली टू रीच आउट टू द वर्ल्ड, ये भी सही है। लेकिन आप देख रहे हैं इन तीनों ऑप्शंस में क्या प्रॉब्लम है, ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, ओनली नहीं, ये तीनों ही चीज़ें हम कर सकते हैं आईओटी की हेल्प से, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शंस गलत होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है टू टीच विथ मोर रिसोर्सेज, क्रिएट अ स्मार्ट क्लासरूम एंड रीच आउट टू द वर्ल्ड। ये तीनों ही चीज़ें हम कर सकते हैं आईओटी की मदद से। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इस पैसेज के लिए सबसे बेस्ट टाइटल क्या हो सकता है। ऑप्शन ए, आईओटी कर्स और बून। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता टाइटल, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पैसेज में ऑथर ने सिर्फ ये बताया कि आईओटी से हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या हार्म्स हो सकते हैं, ये हमें नहीं बताया। सिंपली सिर्फ एक क्वेश्चन उठाया कि यार क्या ये सेफ़ और सिक्योर है, बस इतना सा। बाकी पूरे पैसेज में यही बताया जा रहा है कि आईओटी कितना हेल्पफुल है एजुकेशन में, हेल्थ में, सारी चीज़ों में ये कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। ऑप्शन बी, आईओटी एंड आवर लाइफ टुमारो। तो ये बात जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे पैसेज में यही बताया जा रहा था कि हमारी जो लाइफ है उसको किस तरह से आईओटी ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, या फिर हमारी लाइफ के हर एक पार्ट में आईओटी आ चुका है। आईओटी इज़ चेंजिंग द वे वी लर्न, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे और भी चीज़ों की बात की जा रही है। आईओटी इज़ ऑल परवेडिंग, ये बात भी गलत होनी चाहिए, क्योंकि पैसेज का मेन एम ये बताना नहीं था कि ये हर जगह पे प्रेजेंट है, आईओटी जो है वो हर सेक्टर में प्रेजेंट है। मेन एम ये बताना था कि आईओटी किस तरह से हमारे फ्यूचर को, हमारे प्रेजेंट को बदल रहा है ना। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, आईओटी जो है उसने किस किस चीज़ पे अपना इम्पैक्ट डाला है। ऑप्शन ए, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मेडिसिन एंड आवर डेली लाइव्स। ये बात जो है बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, सिर्फ एजुकेशन एंड मेडिसिन, ये सब गलत है, क्योंकि आप जानते हैं हर तरह के बिजनेस में, हर तरह की इंडस्ट्री में, हर जगह आप देखेंगे आईओटी ने अपना इफेक्ट डाला है, हर जगह पे आईओटी का इस्तेमाल हो रहा है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, एनिहिलेट का मतलब क्या है। ठीक है, एनिहिलेट का मतलब हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना होता है। ऑप्शन ए देखते हैं, डेविस्टेट,
ये ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं डिस्ट्रॉय का सिनोनिम डेविस्टेट ही हो सकता है, किसी भी चीज़ को बर्बाद कर देना यानी कि उसको डेविस्टेट कर देना। डिले यानी कि किसी चीज़ को लेट कर देना, तो ये तो हो ही नहीं सकता इसका मतलब। इन्वेस्टिगेट भी नहीं हो सकता। रिटालिएट यानी कि आप किसी को किसी के अगेंस्ट आप आर्ग्यू कर रहे हो या फिर किसी के अगेंस्ट आप फाइट कर रहे हो, यानी कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारता है तो आप रिटालिएशन में उसे एक और थप्पड़ मार देते हो, है ना। तो वो चीज़ एनिहिलेट का मतलब नहीं है। एनिहिलेट का मतलब डिस्ट्रॉय करना है यानी कि डेविस्टेट करना है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे फैसिलिटेट का मतलब क्या है? तो फैसिलिटेट का मतलब यही है कि आप किसी चीज़ को प्रोवाइड करवा रहे हो किसी को भी, है ना। ऑप्शन ए देखते हैं, लेंड। ये बात गलत है, हम किसी को लेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बोरो लेंडिंग वाला काम नहीं चल रहा है, आप बस किसी को प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। जैसे आप जानते होंगे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये लिखती है कि वी फैसिलिटेट आवर स्टूडेंट्स विथ टॉप क्वालिटी एजुकेशन, तो वो आपको फैसिलिटेट कर रही है, आपको लेंड नहीं कर रही है, फ्री में नहीं पढ़ाएगी वो आपको। शेयर, ये बात भी गलत है, आप किसी चीज़ को शेयर नहीं करते हो जब आप फैसिलिटेट करते हो तब। सपोर्ट, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं किसी को कुछ प्रोवाइड करना या उसको किसी चीज़ से सपोर्ट करना एक ही बात है। सर्व जो है वो गलत होगा, आप किसी को सर्व नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप उसके यहाँ काम नहीं कर रहे हो। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, कैंपेन का मतलब क्या होगा? तो कैंपेन का सीधा सा मतलब आप देखेंगे यहाँ पे सिनोनिम एक ही दिखाई दे रहा है, वो है लॉबी, ठीक है। आपको लगेगा लॉबी तो आपने कभी सुना नहीं कि लॉबी का मतलब कैंपेन होता है, बट एक्चुअली में ये एक फ्रेज़ की तरह इस्तेमाल होता है कि आप किसी के अगेंस्ट लॉबी कर रहे हो, या आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो। तो लॉबी वर्ड जो है वो उस जगह पे भी इस्तेमाल होता है, इसलिए कैंपेन का सिनोनिम लॉबी हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कैंपेन मतलब रन करना तो होता नहीं है, और अग्री करना भी नहीं होता, वर्क करना भी नहीं होता। कैंपेन का मतलब सीधा सा बात है कि आप किसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हो या किसी के अगेंस्ट कुछ और आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। Move on to the passage that appeared in ILET 2015. ये पैसेज ऐसा बता रहा है कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर दो तरह के राइट्स दिए जाते हैं। पहला है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, और दूसरा जो है दैट इज़ द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक फ्रीडम मिलता है हर इंसान को कि भाई आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो या फिर जो आप चाहो वो बोल सकते हो। तो अब यहाँ पे इन दोनों के अंदर कई बार क्लैशेस हो सकते हैं। क्लैशेस कब हो सकते हैं? ठीक है, अगर हमें पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाके आप किसी भी तरह के नारे नहीं लगा सकते, आप किसी भी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मान लो कोई पब्लिक पार्क है, तब आपको वहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन फिर ऑथर ये कहते हैं कि ये जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो एक फंडामेंटल राइट दिया गया है वो एब्सोल्यूट नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप किस तरह की बातें बोल रहे हैं, आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। वहीं पे जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो भी पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्वासी पब्लिक होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत पब्लिक होती है और थोड़ी बहुत प्राइवेट होती है, तो उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा? उस प्रॉपर्टी के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी माना जाएगा या फिर राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन माना जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कई सारे जजेस हैं जो ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी कैसी भी हो, हमें मेजर जो इम्पोर्टेंस देनी है वो राइट टू प्रॉपर्टी को नहीं देनी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को देनी है, ठीक है। यही क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल का सबसे अच्छा राइट है जो उसे मिला है और आप उसको रोक नहीं सकते। अब किस तरह से लोग एक्सप्रेस करेंगे? कोई भी क्वासी पब्लिक अगर प्रॉपर्टी हुई तो वहाँ पे जाके वो नारे लगा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके कोई प्रोटेस्ट कर सकते हैं या फिर वहाँ पे कोई पैम्फलेट्स बेच सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें वो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जजेस के हिसाब से, बहुत सालों से जो जजेस हैं वो यही बातें कह रहे हैं कि जो राइट टू फ्रीडम है ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू राइट टू प्रॉपर्टी। अब एक्चुअल पैसेज पे आ जाते हैं। बताया जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोटेक्ट करता है दो राइट्स को, पहला है प्रॉपर्टी राइट्स और दूसरे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, ये दो राइट्स हैं। अब मान लो कि कभी इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे?
तो ये जो सोल्यूशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि ये प्रॉपर्टी किस टाइप की है। यानी कि अगर ये प्रॉपर्टी प्राइवेट है, ठीक है, किसी की पर्सनली ओन्ड है, तो वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, ठीक है, जनरल पब्लिक वहाँ पे जाके नारे नहीं लगा सकती। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का जो ओनर है वो पूरी तरह से इस तरह की अगर कोई हरकत होती है तो वो उसके खिलाफ बोल सकता है, ठीक है, उनके खिलाफ जो है वो लॉ सूट फाइल कर सकता है। जबकि अगर कोई पब्लिक लैंड है तो वहाँ पे जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जो मिलता है वो माना जाएगा, वो एप्लीकेबल होगा। वहाँ पे जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के बाहर कई सारी बार प्रोटेस्ट होते रहते हैं। आप कलेक्ट्रेट के बाहर भी देखेंगे ऑलमोस्ट हर हफ्ते कोई ना कोई नया प्रोटेस्ट चलता रहता है। तो वहाँ पे वो अलाउड है, ठीक है, वहाँ पे वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को वो बचा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है फ्री स्पीच की, ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, जबकि इसके अंदर आपको अप्रोप्रिएटनेस देखनी पड़ती है। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्टी का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको नॉर्मली इस्तेमाल करना है, आप नॉर्मली प्रोटेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप चीज़ें तोड़ फोड़ करोगे तो वो किसी को पसंद नहीं होगा, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी तो भी आप वहाँ पे चीज़ें तोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसके अलावा जो है किस एक्सटेंट तक वो पब्लिक के लिए ओपन है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो किसी पब्लिक पार्क का कुछ टाइम लिमिट है कि भाई 7 बजे बाद ही बंद हो जाएगा, तो फिर आप उसके अंदर जाके और नारेबाजी नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा किस तरह के लोग वहाँ पे अलाउड है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। अगर जो वो प्रॉपर्टी है वो अगर क्लियरली पब्लिक है या फिर क्लियरली प्राइवेट है, तब तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। अगर वो पब्लिक होगी तो जो राइट टू फ्रीडम है स्पीच का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो प्राइवेट है तो हम ये कह सकते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अब ऐसी प्रॉपर्टी का क्या करें जो क्वासी पब्लिक है, यानी कि वो पूरी तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, थोड़ी बहुत प्राइवेट भी है। तो यहाँ पे हम राइट्स को किस तरह से बैलेंस करेंगे, यानी कि कौन सा राइट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह की सिचुएशंस में देखा गया है कि जो प्राइवेट ओनर है वो जनरल पब्लिक को अपनी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने देता है, ठीक है। और जो पब्लिक है वो जब उस लैंड का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए करती है, पासिंग आउट हैंडबिल्स यानी कि पैम्फलेट्स वगैरह, किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करने के लिए, पिकेटिंग के लिए यानी कि प्रोटेस्ट करने के लिए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है। मान लो कि वो जो प्राइवेट ओनर है वो मना कर दे कि नहीं आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो इसका क्या सोल्यूशन होगा। हम राइट टू प्रॉपर्टी को चूज़ करेंगे या फिर हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को चूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब इस तरह की जो क्वासी पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, जो कि ना पूरी तरह से पब्लिक है ना पूरी तरह से प्राइवेट है, उसके लिए लॉर्ड चीफ जस्टिस हेल कहते हैं 1675 में इन्होंने ये कहा था कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही हो वो प्राइवेट नहीं मानी जाएगी। यानी कि अब वो पर्सनल काम के लिए सिर्फ इस्तेमाल नहीं होगी, वो पब्लिक के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। और पूरा जो डेवलपमेंट हुआ एंग्लो अमेरिकन लॉ का, उसके अंदर देखा गया कि जो इंडिविजुअल है वो कभी भी एब्सोल्यूट डोमिनियन नहीं रख पाया अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि वो एब्सोल्यूटली उसकी खुद की प्रॉपर्टी कभी नहीं हो पाई, ठीक है। अब लैंड जो है वो हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम में लिया जा सकता है जब वो जो ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी को डिवोट कर दे फॉर द यूज़ ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। और इसके साथ में सपोर्ट में जो मेरीलैंड के जो है चेयरमैन है बोर्ड के, वो कहते हैं कि रियल पर्पस जो है इन सारे सेंटर्स के जस्टिफिकेशन का वो है लोगों को सर्व करना। यानी कि जो भी चीज़ें, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है वो सब एक्चुअली में लोगों को सर्व करने के लिए है, ठीक है, मर्चेंट्स को, डेवलपर्स को या आर्किटेक्ट्स को सर्व करने के लिए नहीं है। तो जो हमारा सक्सेस या फेलियर है किसी भी रीजनल शॉपिंग सेंटर का, वो इस बात से मेजर किया जा सकता है कि वो लोगों को किस तरह से सर्व कर पा रहा है। अब ये जो डॉक्ट्रिन्स हैं इन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं तब जब यहाँ पे हमें कोई अकोमोडेशन बनाना हो बिटवीन अ शॉपिंग सेंटर, जो ओनर का प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट है और जो पब्लिक का राइट टू फ्री एक्सप्रेशन है। यानी कि हम ये कह सकते हैं अगर कोई शॉपिंग सेंटर है जो प्राइवेटली ओन्ड है लेकिन
पब्लिक जो है वो वहाँ पे अपना राइट टू एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहती है, यानी कि वो वहाँ पे मान लो पैम्फलेट्स बेचना चाहती है या प्रोटेस्ट करना चाहती है, जो भी करना चाहती है। तो ये होप किया जाता है कि कोर्ट जो है वो इन दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग राइट्स को अच्छे से बैलेंस कर पाएगा। लेकिन हमें जो है एक और जज की बात ध्यान में रखनी चाहिए। जस्टिस ब्लैक जो थे उन्होंने 1945 में ये बात कही थी कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बैलेंस करते हैं, जो पहला राइट है वो है ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी और दूसरा राइट है पीपल टू एन्जॉय देयर फ्रीडम्स। तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो लैटर वाली चीज़ है, यानी कि बाद वाली जो चीज़ है, हम ये कह सकते हैं फॉर्मर और लैटर, तो आपको पता ही होगा ना। फॉर्मर यानी कि जो शुरुआत वाली चीज़ है और लैटर यानी कि जो बाद में दी गई है। तो शुरुआत में ये दिया गया है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं ओनर्स के, यानी कि प्रॉपर्टी वाला राइट जो है, और लैटर जो है वो है फ्रीडम के लिए राइट। तो हमेशा लैटर को हम प्रेफर करेंगे, ठीक है, हमेशा उसी को प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे कौन सा केस है जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है? ऑप्शन ए, एन अम्यूजमेंट पार्क अटेंडेड बाय 1 million पीपल ईच ईयर ओन्ड बाय अ मल्टीनेशनल कंपनी। ये बात जो है ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसका रीज़न ये है कि जब ये कोई अम्यूज़मेंट पार्क है, इसका मतलब ये कोई क्वासी पब्लिक इंस्टीट्यूट है, यानी कि यहाँ पे लोग तो आ रहे हैं ना, अम्यूज़मेंट पार्क है मतलब लोग आ रहे हैं, तो ये वैसे तो प्राइवेट है लेकिन यहाँ पे लोग आ रहे हैं इसलिए पब्लिक भी हो गया, इसलिए ये क्वासी पब्लिक इंस्टीट्यूट है ना, पूरी तरह से प्राइवेट नहीं कह सकते हम इसको। अ स्मॉल ग्रोसरी शॉपिंग मॉल ओन्ड बाय अ हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को जनरली रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी छोटी सी एक दुकान है, अगर इसके बाहर आके आप पैम्फलेट्स बेच भी दोगे तो इनको कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। एन एनक्लोज्ड शॉपिंग मॉल ओन्ड बाय अ सिंगल वुमन, तो ये बात भी आप सोच सकते हैं, कोई सिंगल वुमेन है वो क्यों ज़बरदस्ती आपसे लड़ाई करेगी, वो आपको क्यों बोलेगी कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते मेरी दुकान के बाहर, है ना, तो ये चीज़ नहीं होगी। एन 8 unit रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग ओन्ड बाय अ लार्ज रियल एस्टेट कंपनी, ये बात जो है यहाँ पे भाई आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अपार्टमेंट बिल्डिंग है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो लोग आ सकते हैं जो कि वहाँ के रेसिडेंट्स होंगे, है ना, उसके अलावा आप जो है आप फालतू की हरकतें वहाँ पे नहीं कर सकते, है ना। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो, आप वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वो आपके राइट को नहीं बताता, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर नहीं आता। अगर आप रेसिडेंट्स की शांति भंग कर रहे हो तो आप वो नहीं कर सकते वहाँ पे, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, अगर आप वहाँ के रेजिडेंट्स को परेशान कर रहे हो तो वो चीज़ अलाउड नहीं होगी। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन से केस के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? ऑप्शन ए, प्रोटेस्टर्स कैरिंग साइंस आउटसाइड अ सिनेमा, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर होगा क्योंकि सिनेमा जो है वो प्राइवेटली ओन्ड है और प्रोटेस्टर्स जो हैं वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों ही बातें यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में आ गई। अ डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉई पासिंग आउट लीफलेट्स इन फ्रंट ऑफ अ हेयर ड्रेसर्स सैलून, तो सैलून जो है वो हेयर ड्रेसर का है यानी कि प्राइवेट है, और लीफलेट्स देना जो है वो एक तरह से वो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। अ रिलीजियस ऑर्डर सॉलिसिटिंग कन्वर्ट्स इन द स्विमिंग पूल एरिया ऑफ कॉन्डोमिनियम, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं पहली बात तो ये स्विमिंग पूल के आसपास हो रहा है, स्विमिंग पूल पूरी तरह से प्राइवेट एरिया हम नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि स्विमिंग पूल जो होता है वो एक पब्लिक हम कह सकते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक आ सकती है, और वो भी कॉन्डो का स्विमिंग पूल, ऐसा नहीं कि किसी बड़े अपार्टमेंट का स्विमिंग पूल है। कॉन्डो का मतलब सिंपली ये होता है कि आप किसी के साथ शेयरिंग में किसी जगह रह रहे हो, तो वो कोई बहुत अच्छा अपार्टमेंट या ऐसे कोई अच्छी बिल्डिंग नहीं है, सिंपली एक कॉन्डो है और उसके अंदर आप स्विमिंग पूल के आसपास जाके और अपना रिलीजियस ऑर्डर जो है उसको प्रीच कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि लोग आपके रिलीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो पहली बात तो ये कि स्विमिंग पूल एरिया जो है वो पूरी तरह से प्राइवेट नहीं मान सकते हम। दूसरी बात ये कि जो रिलीजियस ऑर्डर बता रहा है अपने रिलीजन के बारे में वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो है फ्रीडम ऑफ प्रीचिंग योर ओन रिलीजन, ठीक है, ये एक डिफरेंट फ्रीडम है, तो यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हो सकता।
अ कैंडिडेट फॉर मेयर हैंडिंग आउट फ्लायर्स इन फ्रंट ऑफ हिज ओपोनेंट्स हेडक्वार्टर्स, यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब आप भाई अपने ओपोनेंट के घर के बाहर जाके और अपने नाम के फ्लायर्स बेच रहे हो लोगों को, आप लोगों को कह रहे हो कि भाई मेरे को वोट करना, और वो भी उसके घर के सामने जो कि आपके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि वो जो ओपोनेंट है जहाँ पे वो रह रहा है वो उसका खुद का घर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो आपको ये सब काम वहाँ पे नहीं करने देगा। सो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कोई भी एक ओनर है जिसकी कोई प्रॉपर्टी है, वहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को डिनाई बाकी सारे केसेस में कर सकता है एक्सेप्ट वन केस। वो कौन सा केस बताना है हमें। ऑप्शन ए, वेदर और नॉट द लैंड इज़ ओपन टू पब्लिक। ये बात जो है ये ऑब्वियसली सही है, और इस पे वो बता सकता है, क्योंकि अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ओनर जो है उसके पास पूरी फ्रीडम है कि वो उन लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दे, क्योंकि वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। द नेचर ऑफ एंड द यूजुअल यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी, इस पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पैसेज में लिखी हुई है ये बात। टाइप ऑफ पर्सनस हु फ्रीक्वेंट्स द लैंड, हाँ ये भी डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे किस तरह के लोग जा सकते हैं, किस तरह के लोग अलाउड हैं वहाँ पे जाने के लिए, तो ये भी डिपेंड करता है। द नेचर ऑफ कैरेक्टर ऑफ द ओनर, ये बात जो है ये बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि आप यहाँ पे पैसेज के हिसाब से ये बात नहीं कह सकते, ठीक है। ओनर के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि भाई ओनर जो है वो थोड़ा लिबरल टाइप का है, तो वो कह देगा लोगों को कि आप इस्तेमाल कर लो अपने काम के लिए, लेकिन ये आप अज्यूम कर रहे हो। पैसेज में ऑथर ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ओनर के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो लोगों को मना करेगा या नहीं करेगा कि तुम मेरे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हो या नारे लगा रहे हो। तो ये ओनर के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है या नहीं, ऐसा पैसेज में नहीं दिया गया है। सो ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका के शॉपिंग मॉल्स के बारे में कौन सी बात सही है। ऑप्शन ए, शुड बी इन द सर्विस ऑफ द पीपल हु फ्रीक्वेंट देम। ये बात बिल्कुल सही है। पैसेज में ये बात एग्जैक्टली ऐसे ही लिखी गई है, क्योंकि एक रीजनल शॉपिंग सेंटर की जो सक्सेस या फेलियर है वो इस बात से ही मेजर की जाती है वहाँ पे कि वहाँ पे जो लोग आते हैं उन्हें वो किस तरह से सर्व करता है। यानी कि आपको उन लोगों को सर्व करना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट में आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। हैव अ राइट टू प्रोहिबिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजिंग हैंडबिल्स, ये बात गलत होगी, क्योंकि अगर वो पब्लिक को सर्व नहीं कर पा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है, वहाँ पे उनको सर्व करना ज़रूरी है पब्लिक को। हैव अ राइट टू कंट्रोल एनी डिस्ट्रीब्यूटेड मटीरियल्स, ये बात भी गलत होगी। शुड परमिट एनी चैरिटेबल सॉलिसिटेशंस, ऐसा कहीं पैसेज में नहीं दिया गया है कि उन्हें बस चैरिटी की जो चीज़ें हो रही हैं उनके शॉपिंग मॉल के बाहर उनको अलाउ करना चाहिए और दूसरों को नहीं करना चाहिए। सो ऐसी भी कोई बात नहीं हो रही है। सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ये आइडिया जो कहा गया था कि प्रॉपर्टी ओनर के जो राइट्स हैं वो कम हो जाते हैं जब वो प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा जनरल पब्लिक इस्तेमाल करने लगती है, ये आइडिया कहाँ से आया था। ऑप्शन ए, इज़ पेक्यूलर टू रीसेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस, ये बात गलत है। कोई भी रीसेंट डिसीजंस के बारे में इस पैसेज में बात नहीं हुई है। इज़ अटेस्टेड टू अ 300 ईयर ओल्ड ओपिनियन, ये बात बिल्कुल सही है। आप देखेंगे पैसेज में ये बात लिखी गई है कि 1675 में जो लॉर्ड चीफ जस्टिस हेल थे उन्होंने कहा था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी अफेक्ट हो जाएगी जब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो काम में ली जाएगी। जैसे जैसे वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम में ली जा रही है, इट सीजेस टू बी प्राइवेट, ठीक है, वो प्राइवेट होना ही बंद हो जाएगी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स विद द आइडिया दैट प्रॉपर्टी अफेक्टेड विद द पब्लिक इंटरेस्ट सीजेस टू बी प्राइवेट, ठीक है, तो इससे आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते आप, है ना, ये बात सच है, ऐसा ही होगा, ये जस्टिस हेल ने बताया है। सो ऑप्शन सी भी गलत होगा। इज़ नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन ग्रेट ब्रिटेन एंड कैनेडा, ये बात भी गलत है। ये थ्योरी जो है ये एक्सेप्टेड वहाँ पे है या नहीं, इसके बारे में पैसेज में कहीं नहीं दे रखा है। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल कोर्ट्स मस्ट, कोर्ट्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, फेवर फर्स्ट अमेंडमेंट राइट्स ओवर प्रॉपर्टी राइट्स, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं पैसेज के अंदर जो लास्ट लाइन लिखी है उसमें यही बताया है कि जस्टिस ब्लैक के हिसाब से जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बैलेंस करना चाहते हैं तो जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसके कंपैरिजन में हमें ज़्यादा प्रेफरेंस उसे देनी है जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट में लिखा हुआ है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ए ही सही होना चाहिए। इसके अलावा जो भी ऑप्शंस है वो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। हमें हमेशा जो लोगों की फ्रीडम है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है एज़ कम्पेयर टू प्रॉपर्टी राइट्स। वी हैव नाउ रीच्ड द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू एंजॉयड द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।